अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एक्स रेज से मुताल्लिक। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो लफ्ज़ एक्स यूज़ किया गया है, एक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नामालूम के लिए। उस वक़्त ये रेज जब डिस्कवर हुई तो इनको पहचान नहीं सके वो लोग कि ये कौन से रेज हैं। इसी वजह से इन्होंने इनको अननोन रेज कहा और बाद में यही अननोन का लफ्ज़ एक्स बन गया, तो इन्हें एक्स रेज कहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनके इंट्रोडक्शन को। नंबर 1, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सबसे पहली बात यह है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते क्या हैं? ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसे रेडिएशन को, ऐसी शुआओं को, ऐसे रेज को कहते हैं जिनके गुजरने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, जिनके गुजरने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। अब मीडियम से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर हम जब बात करते हैं तो हमारी बात दूसरे शख्स के कानों में जो पहुंचती है वो एक मीडियम के थ्रू पहुंचती है और वो मीडियम हवा है। अगर बीच में हवा ना हो तो हमारी आवाज़ दूसरे आदमी तक पहुंच नहीं सकेगी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसे रेडिएशंस हैं कि जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। इनको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक। सेकंड, दीज रेज आर नॉट विजिबल टू ह्यूमन आई। इन रेज को इंसानी आंख नहीं देख सकती। विजिबल नज़र नहीं आते इंसानी आंख को। दे हैव शॉर्टर वेवलेंथ एंड दस हायर फ्रीक्वेंसी। इनका वेवलेंथ बहुत छोटा है और फ्रीक्वेंसी इनका बहुत ही ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, ठीक है, सॉरी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये आपस में उलट होते हैं। यानी अगर किसी जगह वेवलेंथ बड़ी हो जाए तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो जाएगी। लेकिन अगर किसी जगह वेवलेंथ छोटे हो जाए तो फिर उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब इसके बाद हम आते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज पर। एक्स रेज सबसे पहले कैसे पैदा हुए? तो इसके लिए एक साइंटिस्ट था रोंटिजन। उसने डिस्चार्ज ट्यूब में एक एक्सपेरिमेंट किया। उसी एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर हम अब डिस्चार्ज ट्यूब बनाकर मैं आपको वही एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। तो सबसे पहले उसने अपने तजुर्बे में क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। सबसे पहले उसने क्या लिया? अपने एक्सपेरिमेंट में एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ठीक। फिर इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक तरफ उसने रखा कैथोड को, और आप जानते हैं कि कैथोड पर माइनस चार्ज होता है। ठीक। और दूसरी तरफ इसने कोई मेटल का एनोड यूज़ किया, किसी हैवी मेटल का एनोड यूज़ किया। दूसरी तरफ उसने क्या यूज़ किया? किसी हैवी मेटल का एनोड यूज़ किया। ठीक। तो एक तरफ रखा कैथोड को और दूसरी तरफ उसने रखा एनोड को, और दूसरी तरफ उसने यूज़ किया एक, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये इसका एनोड है। ये क्या है? एनोड है, जिस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। और इस तरफ उसने रखा था कैथोड को, ठीक है, जिस पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और कैथोड और एनोड इन दोनों को उसने जोड़ दिया वोल्टेज के सोर्स के साथ। ठीक है, किस चीज़ के साथ जोड़ दिया? वोल्टेज के सोर्स के साथ, जहाँ से, ठीक है, एक तरफ से नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरी तरफ से पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। अब इसके बाद जब इसने यहाँ से इस ट्यूब में से वैक्यूम पंप के ज़रिए
हवा को निकाल दिया और प्रेशर लो कर दिया। जब बिजली गुजारी तो यहाँ से कैथोड रेज प्रोड्यूस हो गए और वो कैथोड रेज ट्रेवल कर रहे थे किस तरफ, एनोड की तरफ, ठीक। और ये एनोड क्या चीज़ है, मैंने आपको बता दिया कि कोई भी हैवी मेटल रखा हुआ होगा। तो जैसे ये कैथोड रेज स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं यहाँ आकर, ठीक है, जब स्ट्राइक करते हैं तेज़ी के साथ तो यहाँ से कुछ रेज प्रोड्यूस होते हैं, इस एनोड से कुछ रेज प्रोड्यूस होते हैं और वो रेज हर सिमत में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। ये जो रेज पैदा हो रहे हैं, इन रेज को डिटेक्ट किया गया था फोटोग्राफिक प्लेट के ज़रिए। अब चूंकि ये इनविजिबल है, इंसान की आंख को तो नज़र नहीं आते, तो इनको डिटेक्ट जो किया गया था वो किसके ज़रिए डिटेक्ट किया गया था, इनको डिटेक्ट किया गया फोटोग्राफिक फिल्म के ज़रिए, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पर आप फोटोग्राफिक प्लेट रख लेते हैं, तो ये रेज आएंगे, जब इस फोटोग्राफिक प्लेट से टकराएंगे तो इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर निशान पड़ जाएंगे, ठीक। ये फोटोग्राफिक प्लेट है, तो ये रेज जब टकराएंगे यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट पर, इन जगहों पर ये रेज आकर जब टकराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या पड़ेंगे, स्पॉट्स बन जाएंगे, निशान बन जाएंगे, जिससे मालूम होगा कि यहाँ कोई रेज आकर के टकराए हैं। तो स्टूडेंट्स ये था प्रोडक्शन एक्स रेज का, मेरे ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब पढ़ते हैं इसको। नंबर 1, फर्स्ट टाइम दीज रेज वर प्रोड्यूस्ड बाय रोंटिजन इन 1895। सबसे पहले रोंटिजन ने इनको प्रोड्यूस किया था 1895 में, और 1901 में यानी प्रोडक्शन के 6 साल बाद इसको इस काम पर नोबेल प्राइज भी मिला था। नंबर 2, ही यूज्ड अ डिस्चार्ज ट्यूब इन हिज एक्सपेरिमेंट। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में डिस्चार्ज ट्यूब यूज किया, इन विच ही यूज्ड हैवी मेटल एनोड, जिसमें उसने हैवी मेटल के ये वाले एनोड को यूज किया था। नंबर 3, he bombarded fast moving electrons on anode of heavy metals। उसने ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बमबारी की हैवी मेटल के एनोड के ऊपर। These electrons after colliding with anode produce some unknown rays। ये इलेक्ट्रॉन्स जब जाकर टकराए एनोड के साथ तो उन्होंने पैदा कर दिया कुछ नामालूम रेज को। These rays were called X-rays, और इन्हें कहा गया था बाद में X-rays। अब हम आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स-रेज। नंबर 1, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपको मैंने समझा दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिनके गुजरने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। नंबर 2, दे कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। दे कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड, ये नहीं मुड़ते मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी ये रेज एक्स रेज अगर मूव कर रहे हों, ठीक है, और आप इनके रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड रख दें या आप इनके रास्ते में कोई मैग्नेटिक फील्ड रख दें, ठीक है, तो ये सीधे गुजर जाएंगे, इन पर मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा। नंबर 3, दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। ये असर डालते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर, ये मैंने आपको समझा दिया था डायग्राम में यहाँ पर, ठीक। ये फोटोग्राफिक प्लेट पर स्पॉट्स डाल देते हैं, निशान डाल देते हैं, ठीक। नंबर 4, दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर थ्रू मैटर। दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर थ्रू मैटर। ये पेनिट्रेटिंग पावर रखते हैं। पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज के अंदर दाखिल हो जाना, ठीक है। पेनिट्रेटिंग का क्या मतलब होता है, दाखिल हो जाना। सो दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर थ्रू मैटर। ये मैटर के अंदर बड़ी कुव्वत के साथ दाखिल हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको हम एक्सरेज के लिए यूज करते हैं। जब भी कोई हड्डी की फ्रैक्चर को मालूम करना हो तो उसमें से हम एक्सरेज गुजारते हैं, तो एक्सरेज यानी हमारे टिश्यूज में से गुजर जाती हैं और हड्डियों की पिक्चर वहां पर आ रही होती है। नंबर 5, दे आर यूज्ड टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक।
दे आर यूज्ड टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। जैसे आपने सुना होगा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, उसमें मुख्तलिफ मालिक्यूल्स और मुख्तलिफ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए एक्सरेज ही यूज़ कर रहे होते हैं। मिलिकन आयल ड्रॉप मेथड में भी अगर आपको याद हो हमने एक्सरेज यूज़ किए थे। बिल्कुल इसी तरह मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स में, यानी किसी जगह कोई नट टूटा हो, कोई ये जो बहरी जहाज होते हैं उनमें टूटे हुए पार्ट्स को मालूम करने के लिए भी इन्हें यूज़ किया जा रहा होता है। नंबर 6, दे कैन डैमेज जीन्स, ये जीन्स को तबाह कर देते हैं, क्रोमोसोम्स को तबाह करते हैं, एंड अदर सेल कंपोनेंट्स और सेल के दूसरे अज्जा को। तो अब जीन्स और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से बेसिक से कॉन्सेप्ट बता दूं। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, ठीक, और उस सेल के अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फिर हिफाजत के लिए सेल मेम्ब्रेन होता है। अब ये न्यूक्लियस के अंदर एक विरासती मादा होता है जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। अब ये जो क्रोमेटिन है, अगर हम इसे थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं इस क्रोमेटिन को, ठीक है, तो ये डीएनए की पट्टियों से बना हुआ होता है, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ क्रोमोसोम से बना होता है और क्रोमोसोम डीएनए की पट्टियों से बने होते हैं और इनके ऊपर कुछ पैगामात मौजूद होते हैं। इस डीएनए के ऊपर कुछ पैगामात मौजूद होते हैं। इन पैगामात को हम जीन्स कहते हैं, ठीक है, यानी इन पैगामात को हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। तो ये रेज हमारे क्रोमोसोम्स को, यानी ये रेज अगर आकर हिट करे सेल के न्यूक्लियस को तो क्रोमोसोम को भी डैमेज कर सकते हैं क्योंकि ये हाईली पेनिट्रेटिंग है, बहुत ज़्यादा अंदर दाखिल हो सकते हैं। और इसी तरह ये जो जीन्स है तो इनको हिट करके जीन्स को भी ख़राब कर सकते हैं, जीन म्यूटेशन कर सकते हैं, यानी जीन्स को तब्दील कर देना। देखें, डैमेज जीन्स, क्रोमोसोम्स एंड अदर सेल कंपोनेंट्स। नंबर 7, हाई एनर्जी रेज एंड कैन आयोनाइज गैसेस। ये हाई एनर्जी के रेज है और गैसों को आयोनाइज कर देते हैं। आयोनाइज का मतलब ये है कि अगर ये किसी एटम का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ठीक है, उसके शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो तो ये रेज, क्योंकि ये बहुत ताकतवर रेज होते हैं, तो ये अगर आकर इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएं तो अपने साथ इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर क्या करेंगे, निकल जाएंगे और ये जो बाकी चीज़ बच जाएगा इसे हम आयन कहेंगे। तो ये एटमों को आयन बना सकते हैं। हाई एनर्जी रेज एंड कैन आयोनाइज गैसेस, गैसों को आयन बना सकते हैं। नंबर 8, दे हैव हाई फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। आप सिंपली फ्रीक्वेंसी से मतलब इनकी रफ्तार समझ लो। देयर फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द एनोड मटीरियल यूज्ड फॉर देयर प्रोडक्शन। अब इनकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है उस एनोड मटीरियल पर जो हमने इसकी प्रोडक्शन में यूज़ किया था। अब इधर आ जाएं स्ट्रक्चर पर। इस स्ट्रक्चर में आप देख ले, हमने जो एनोड यूज़ किया है ये वाला, ठीक, ये एनोड, ये वाला। तो ये एनोड, आप जब मुख्तलिफ एनोड इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के एक्सरेज पैदा होंगे, यानी आप एलिमेंट को चेंज करते जाएं, ठीक है। आपने क्रोमियम रखा था, आपने कैडमियम रखा, आपने कोई और एलिमेंट रखा, तो हर दफ़ा आपको मुख्तलिफ वेवलेंथ के, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के एक्सरेज मिल रहे होंगे, ठीक। अच्छा जी, तो डिफरेंट एलिमेंट्स यूज्ड प्रोड्यूस डिफरेंट वेवलेंथ एक्सरेज। मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो आप इस्तेमाल करेंगे वहाँ वो पैदा करेंगे मुख्तलिफ वेवलेंथ के एक्सरेज को। नंबर 9, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। फ्रीक्वेंसी एक्सरेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के, ठीक। क्या मतलब हुआ, यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एटॉमिक नंबर के, ठीक है, जिसे हम Z से जाहिर करते हैं, ठीक। यानी जितनी ज़्यादा आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाओगे एलिमेंट का तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा।
यानी जो एनोड में आप एलिमेंट यूज़ कर रहे थे उसके एटॉमिक नंबर को जब आप बढ़ाओगे, अगला एलिमेंट रखोगे, फिर उससे अगला एलिमेंट, फिर उससे अगला एलिमेंट, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नंबर 10, फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम 3 × 10⁻16 to 3 × 10⁻19 हर्ट्ज। इनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक हो सकती है और वेव लेंथ रेंजेस फ्रॉम 0.01 to 10 नैनोमीटर और वेव लेंथ इनका 10 नैनोमीटर तक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, ठीक है, हमने कहा था जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उनकी फ्रीक्वेंसी 200 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक हो सकती है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इनकी फ्रीक्वेंसी 10 नैनोमीटर है, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज से भी बहुत लो फ्रीक्वेंसी है, बहुत छोटी वेवलेंथ है। और वेवलेंथ जितना छोटा होता जाएगा वो रेज उतने ही ताकतवर और ख़तरनाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसी तरह के लेक्चर्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए।